तो फिल्म साबरमती रिपोर्ट आप में से कितने लोगों ने देखी है मुझे नहीं पता, लेकिन इस फिल्म में विक्रांत मैसी का एक डायलॉग है, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात कोई छुपा कैसे गया। डायलॉग छोटा है लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने बड़े हत्याकांड को आखिर कैसे एक दुर्घटना साबित करके रफा दफा करने की कोशिश की गई। आज एक छोटी सी बात, एक छोटा सा हादसा हो जाए तो कुछ ही मिनट में पूरी दुनिया को पता चल जाता है, लेकिन इतनी बड़ी साजिश हुई, इतने सारे लोग मारे गए, फिर भी सच पर पर्दा पड़ा। आखिर कैसे? आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक बड़ी साजिश को हादसा, एक जघन्य हत्याकांड को दुर्घटना बताने की कोशिश की गई। कैसे गोधरा हत्याकांड सिर्फ गोधरा कांड होकर रह गया। आज इसकी पूरी पड़ताल होगी। तो विक्रांत मैसी जब पूछते हैं कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात कोई छुपा कैसे ले गया, तो इस सवाल का एक ही जवाब है इकोसिस्टम। सबसे बड़ा है इकोसिस्टम। सच उसकी ड्योढ़ी पर पानी भरता है और वो झूठ की खेती करता है। सिस्टम उसके इशारे पर चलता है। सिस्टम चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, इकोसिस्टम के कब्जे में सारे हैं। और यही वो कि इकोसिस्टम है जो कभी नहीं चाहता था कि गोधरा का सच देश के सामने आए। इसीलिए गोधरा हत्याकांड को एक हादसा साबित करने की कोशिश पहले दिन से शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कैसे सच को दबाने की कोशिश की गई। फिल्म साबरमती रिपोर्ट इसका पर्दाफाश करती है, लेकिन सच को झूठ साबित करने की लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही थी। और मैं इसकी आपको कुछ और वानगी दिखाना चाहता हूं। तो इसकी शुरुआत होती है 27 फरवरी 2002 से। सुबह सुबह दुनिया को खबर मिली कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस का कोच S6 जलकर राख हो गई। इस कोच में 59 कार सेवक जो अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित किए गए पूर्णाहुति महायज्ञ से भाग लेकर वापस लौट रहे। आग लगी तो सभी 59 कार सेवक इसके शिकार हो गए और जलकर उनकी मौत हो गई। अब यहीं से इस कांड को लेकर दो अलग अलग तरह के दावे किए जाने लगे। पहला दावा यह कि 27 फरवरी की सुबह जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से रवाना होने लगी, उसकी चेन खींच दी गई। ट्रेन पर 1000-2000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने पहले पत्थरबाजी की, फिर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी, और जिसकी वजह से S6 और S7 का कुछ हिस्सा जलकर राख हो गया। और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें कि 27 महिलाएं, 22 पुरुष और 10 बच्चे भी शामिल थे। और इस कांड को लेकर जो दूसरी बात उसी समय कमोबेश एक ही साथ जो दूसरी बात जो शुरू हुई और सभी जगह फैलाई जाने लगी, वो ये कि ट्रेन में आग बाहर से नहीं लगाई, बल्कि ट्रेन में आग खुद ब खुद लगी। हो सकता है कि किसी हादसे की वजह से लगी होगी। और ट्रेन में बहुत सारी बातें कही गई उसमें कि ट्रेन के भीतर गैस सिलेंडर रखे हुए थे, खाना बनाया जा रहा था, आग वहां से लगी। और भी तरह तरह की थ्योरी, क्या क्या थ्योरी है आपको मैं बताऊंगा, और कैसे कैसे झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और इसके पीछे कौन लोग थे, उनकी क्या मंशा थी, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो दूसरा दावा किया जा रहा था, जो एक झूठा और फेक नैरेटिव था, इस नैरेटिव को तब से लेकर आज तक लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह नैरेटिव बंद हो गया है। यह बात नानावती आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद अदालत के फैसले के बाद ये नैरेटिव बंद हो गया, या इस पर चर्चा नहीं हो रही है, या लोगों ने सच क्या है और झूठ क्या, या ये लोगों को पता लग गया है, ऐसा नहीं है। आज भी वही झूठ, वही फेक नैरेटिव आज भी फैलाया जा रहा है, और आज भी उसके बहुत बड़ी संख्या में खरीदार हैं। तो मार्च में इस घटना की जांच के लिए, जैसे फरवरी में घटना होती है और मार्च में इस घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया जाता है।
पहले तो शाह आयोग था, बाद में उसका नाम नानावटी आयोग हो गया। तो ये आयोग बाकायदा इसकी जांच कर रहा था, लेकिन इसी बीच केंद्र में सरकार बदल जाती और यूपीए की सरकार आ जाती है और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बन जाते हैं। और सोचिए कि घटना के 2.5 साल बाद गोधरा कांड की जांच के लिए एक और आयोग का गठन कर दिया जाता है और 1 सदस्यीय बनर्जी आयोग यूसी बनर्जी के नेतृत्व में, या यूं कहें कि यूसी बनर्जी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि गोधरा में जो हुआ था 27 फरवरी को, उसके सच की पड़ताल करें। तो 2.5 साल बाद यह आयोग का गठन होता है और उसके गठन के 1 साल के बाद ही आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सौंपी। और इस रिपोर्ट में जो कहा गया वो जिसने भी सुना हैरान रह गया। बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक साबरमती एक्सप्रेस में आग जो लगी वो एक हादसा है। इसमें किसी भी तरह की साजिश को उन्होंने सिरे से नकार दिया। बनर्जी कमीशन ने जो कहा उसकी बातें अगर आप सुनेंगे तो एक बार ये आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सिर्फ तथ्यों से परे नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की जो समझ है उसको भी चुनौती देने वाली। सारे रीजनिंग और सभी तरह के सबूतों से परे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, सरकार को सौंपी जाती है और वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाती है। ये जो बनर्जी कमीशन बनाने का पूरा खेल रचा गया, ये क्यों रचा गया, ये समझना कोई मुश्किल नहीं था। और जैसा कि आयोग का मकसद था, रिपोर्ट ठीक उसी तरीके से पेश की गई। उसमें कहा गया कि जो साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना हुई थी, उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी, किसी ने हमला नहीं किया था, बाहर से पेट्रोल नहीं डाला गया था ट्रेन के भीतर, बल्कि आग भीतर से लगी। और ये आग लगने की वजह क्या थी, इस पर बनर्जी आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि आग लगने की कई वजह हो सकती है, एक दुर्घटना भी हो सकती है। तो जिस आयोग का गठन इस बात की पड़ताल करने के लिए हुआ था कि आग कैसे लगी, यह हादसा कैसे हुआ या यह घटना कैसे हुई, उसने इस सवाल का जवाब छोड़कर बाकी तमाम बातें कही। उसने यहां तक कहा कि जो ट्रेन के चारों तरफ मुस्लिम भीड़ जमा थी, वो असल में ट्रेन पर हमला नहीं कर रही थी, वो ट्रेन पे पत्थरबाजी नहीं कर रही थी, वो ट्रेन पे पेट्रोल और केरोसिन नहीं फेंक रही थी, बल्कि वो आग को बुझाने में लगी हुई थी। आप सोचिए, ये एक आयोग जिसका गठन लालू प्रसाद यादव ने किया था, 1 साल की अपनी जांच के भीतर उसने इस नतीजे पे पहुंचती है और ये रिपोर्ट सौंप दी जाती है और इसको सार्वजनिक कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट को जिसने भी पढ़ा सब हैरान। और इसका मकसद क्या था? तो पहला मकसद तो जग जाहिर था कि किसी तरीके से गुजरात दंगों की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के मत्थे मढ़ दो। और इसके लिए जरूरी था कि गुजरात दंगे को गोधरा कांड से अलग कर दिया जाए, यह साबित कर दिया जाए कि गुजरात दंगे का गोधरा अग्निकांड से कोई लेना देना नहीं। गुजरात दंगा गोधरा कांड की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं हुआ था, बल्कि गोधरा में हुए हादसे को दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगी थी, वो तो एक हादसा भर थी। इस हादसे को इस्तेमाल करके, इस घटना को इस्तेमाल करके गुजरात में दंगे भड़काए गए और इस तरीके से पूरा इल्जाम नरेंद्र मोदी के सिर पर मढ़ दिया गया। और बहुत हद तक इसमें वो कामयाब भी हो गए। 10 से ज्यादा सालों तक ये नैरेटिव चलता रहा और लोगों ने इसे बहुत हद तक सच भी माना। तो इस आयोग का पहला मकसद तो यह था और इस मकसद में वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे। और इस आयोग का जो दूसरा मकसद था, वो था एक चुनावी समीकरण को सेट करना।
2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव थे और चुनाव से पहले अगर इतने बड़े हत्याकांड से मुसलमानों को अगर बरी करा दिया जाए, मुस्लिम आरोपियों को अगर बरी करा दिया जाए, उनसे सारे आरोप हटा दिए जाएं उनके सिर से, तो इससे बड़ा वोट बैंक का खेल और क्या हो सकता था। सोच लीजिए जरा कि किस लेवल पर पॉलिटिक्स चल रही थी। और आप जानते हैं कि सोनिया मनमोहन के दौर में लालू प्रसाद की बनाई इस बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ। गुजरात हाई कोर्ट ने बनर्जी आयोग की रिपोर्ट को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया। एक तरीके से कोर्ट ने माना कि यह रिपोर्ट कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं, कोई जांच रिपोर्ट नहीं, यह कूड़ा है, डस्टबिन में फेंकने लायक। यूपीए सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक तरीके से बनर्जी आयोग का गठन किया था और धर्म विशेष से जुड़े आरोपियों को बेकसूर बताने की उसकी जो पूरी रणनीति थी, वो उस रिपोर्ट का एक तरीके से मकसद था। और जिसमें कि यह एक तरीके से बताया गया कि आग लगाई नहीं गई बल्कि खुद ब खुद लग गई। और जब यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो इस देश में बवाल मचा। 2006 में जब बनर्जी आयोग की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सामने आई, तो राजनीति में भी खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने तब आरोप लगाया था कि रिपोर्ट, ये आरोपियों को छूट देने वाली रिपोर्ट। तब बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली ने एक सवाल पूछा, बहुत सीधा सा सवाल, जो मैंने आपको कहा कि ये जो रिपोर्ट थी, एक आम आदमी की जो सामान्य समझ है उसको भी चुनौती देने वाली ये रिपोर्ट थी। कोई व्यक्ति एक सामान्य समझदारी से जो सवाल खड़े कर सकता है, वो सवाल पूछने में भी ये आयोग नाकाम रहा था और उस सवाल का जवाब तलाशने में भी ये आयोग नाकाम रहा था। और इसीलिए अरुण जेटली ने पूछा था कि अगर ये दुर्घटना थी तो पैसेंजर्स को बाहर कूदने से किसने रोका था। अगर S6 और S7 में आग लग गई बॉगी में, तो उसमें जो सारे पैसेंजर थे वो चाहते तो वो बाहर कूद सकते थे। 4-4 दरवाजे होते हैं, ट्रेन रुकी हुई थी, ऐसा भी नहीं था कि ट्रेन चल रही थी। रुकी हुई ट्रेन में अगर आग लग जाए तो चारों दरवाजे खोलकर क्या लोग नहीं निकल सकते हैं? 1 मिनट के लिए मान लिया कि सारे लोग नहीं निकल सकते, हो सकता है कि निकलने में, सबको भागने में इतना वक्त लग जाए कि फिर भी कुछ लोग उस हादसे का शिकार हो जाएं। लेकिन क्या कोई नहीं निकल सकता? क्या सभी 59 के 59 लोग उन्होंने तय कर रखा था कि आग लग गई तो लग गई, अब ये हमारा प्रारब्ध है और इसमें हम जलकर मर जाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं बाहर? किसने रोका था उन्हें डिब्बे से, रेल के डिब्बे से कूदकर बाहर निकलने से? इसीलिए अरुण जेटली ने सवाल किया था कि क्या सभी ने सामूहिक तौर पर सती करने का प्लान किया हुआ? जाहिर है कि वो सब बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए ताकि एक भी आदमी उससे बाहर नहीं निकल सके। और उसके बाद ट्रेन के डिब्बे को आग के हवाले कर दिया। बाद में नानावटी आयोग की जो रिपोर्ट आई, उसमें तमाम चीजों का खुलासा हुआ कि कैसे ट्रेन को रोकने के बाद पहले पत्थरबाजी की गई, फिर केरोसिन और पेट्रोल से भरी हुई जो बोतल है वो डिब्बे के अंदर फेंकी गई और उसके बाद जलते हुए कपड़े उसको ट्रेन के भीतर फेंका गया ताकि आग फैल जाए। और चूंकि पहले ही केरोसिन और पेट्रोल डिब्बे के अंदर फेंक दिए गए थे बोतल में भर के, देखते देखते पूरा डब्बा जो है वो आग की चपेट में समा गया और एक भी व्यक्ति उससे बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि चारों दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ये इन सारे सवालों का जवाब बनर्जी आयोग नहीं दे सकता था,
क्योंकि उसके ऊपर यूपीए सरकार का जो एजेंडा था उसको सेट करने का दबाव था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बनर्जी कमीशन ने तो यहां तक कह दिया था कि जो भीड़ जुटी हुई थी, जो चारों तरफ जो ट्रेन के चारों तरफ 2000 से ज्यादा लोग जुटे थे, उनका मकसद ट्रेन में आग लगाना नहीं, बल्कि जो ट्रेन में आग लगी थी उसको बुझाना था। आप सोचिए कि किस तरह का खेल चल रहा था। इसको लेकर तमाम सबूत, तमाम बयान, सारी चीजें होने के बावजूद एक केंद्र के द्वारा गठित एक आयोग इस तरह की फर्जी रिपोर्ट पेश करता है और उसको आधार मानकर इस देश में एक फर्जी नैरेटिव फैलाया जाता है। अगर विक्रांत मैसी इस फिल्म में सवाल करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी बात पूरे देश से ऐसे कैसे छुपा लिया गया, तो उसका जवाब यह है कि जब सरकार और सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम इस बात के लिए लगा हुआ हो, इस बात पे आमादा हो कि उसे सच को नहीं सामने आने देना है, एक झूठ को सच बनाकर पेश करना है, तो आयोग क्या, कोई भी सच बाहर नहीं आ सकता। आज इस फिल्म के जरिए वो आवाज उठी है तो साल 2022 में जो सदन के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव के इस प्रोपेगेंडा पे जो कहा था, एक बार वो भी आपको सुनना चाहिए। लोगों को जिस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया, उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास उस वक्त के तत्कालीन रेलवे मंत्री ने एक सुप्रीम कोर्ट के चयनित किए हुए जज का जांच आयोग चल रहा है, फिर भी रेलवे एक्ट का उपयोग कर एक कमिटी रेलवे एक्ट के तहत बनाई और ऐसा तारण वो कमिटी ने दिया कि वो एक्सीडेंट था, वो षड्यंत्र नहीं था। जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। तो गोधरा कांड की सच्चाई सामने ना आ सके, इसके लिए इस देश में बहुत सारे नेताओं ने पूरी ताकत लगा रखी। उनकी पूरी कोशिश यही थी कि यह थ्योरी जन जन तक पहुंच जाए कि आग लगाई नहीं गई बल्कि खुद ब खुद लग गई। बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना इसी थ्योरी को मजबूत करने का एक तरीके से हिस्सा था। लेकिन आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड में जो लोग बाल बाल बच गए, उनकी बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड की गई। अहमदाबाद की रहने वाली गायत्री पांचाल भी उन्हीं में से शामिल। गायत्री ने अपने माता पिता दोनों को इस हत्याकांड में खो दिया, इस अग्निकांड में खो दिया। लेकिन गायत्री का कहना है कि बनर्जी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल गलत थी और क्या हुआ उस दिन 27 फरवरी की सुबह सुबह साबरमती एक्सप्रेस में जो घटना हुई उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जरा एक बार उनकी बात भी सुनिए। S8 में हम जो जितने कार्यकर्ता थे वो सब S8 में था। गाड़ी रुकी थी, उसी के बाद में चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ आई। वो जो लोग थे उसको मनमानी के हिसाब से गंदी गंदी गालियाँ बोल रहे थे। हमारी बहनों बेटियाँ सुन नहीं सके, ऐसी गंदी गालियाँ बोल रहे थे। हमारी बहनों बेटियाँ खुद अपने कानों पे हाथ रख के बैठी थी और वो दृश्य ऐसा था कि हम लोग कुछ बचेंगे नहीं बचेंगे उसी सब टेंशन में, और उसी हिसाब से वो लोग पूरा पथराव और ये सब करने लगे थे और काट देंगे, मार देंगे, आप लोग कार सेवा करके आए, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन बेटी सुन नहीं सके ऐसी गंदी गालियाँ। तो गोधरा के बारे में दुर्घटना वाला झूठ फैलाने वालों का एक नहीं कई तरह का दावा था और अलग अलग तरह की कहानियां गढ़ी गई, अलग अलग तरह के किस्से गढ़े गए कि क्या क्या हुआ उस दिन, उसको लेकर बहुत सारी बातें कही गई ताकि जो असली चीज, जो असली घटना है, जो असली गुनहगार हैं वो बच जाए।
ऐसा ही एक दावा था कि रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम दुकानदारों से कार सेवकों ने दुर्व्यवहार किया और जिसकी वजह से हंगामा खड़ा हुआ, दंगा शुरू हुआ और इसकी वजह से ट्रेन में आग लगी। लेकिन यह दावा न तो नानावटी कमीशन की जांच में टिका और न ही कोर्ट। असल फैक्ट यह है कि गोधरा कांड एक सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि अगर उसी फेक नैरेटिव के दावों को देखा जाए तो 5-6 मिनट के अंदर इतने सारे लोग, हथियारबंद लोग, या यूं कहें कि पेट्रोल बम, डीजल, पेट्रोल और हथियार से लैस होकर स्टेशन के पास कैसे जमा हो गए? यह ऐसा सवाल है जिसका किसी के पास जवाब नहीं। ऐसा बगैर पहले से प्लानिंग के संभव नहीं था। गोधरा कांड की सच्चाई दबाने वालों के का कुछ और भी दावा रहा। उन्होंने कहा कि ट्रेन में बाहर से पेट्रोल डालकर आग नहीं लगाई गई और अंदर ही खाना बनाने के दौरान आग लगी और ट्रेन के भीतर सिलेंडर था, वहां खाना बनाया जा रहा था और उसकी वजह से आग लगी। लेकिन नानावटी कमीशन की रिपोर्ट और गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है, इन दोनों ने इसको खारिज किया और अदालत ने भी इस दलील को नहीं स्वीकार किया कि कोच के अंदर, उन्होंने कहा, यह माना कि कोच के अंदर पेट्रोल फेंका गया। पुलिस की जांच में इसका खुलासा हुआ कि एक आरोपी के गेस्ट हाउस पर इस कांड को अंजाम देने के लिए 140 लीटर पेट्रोल इकट्ठा किया गया और इसकी प्लानिंग पहले से थी और इसकी साजिश एक तरीके से लंबे समय से चल रही थी और सब कुछ प्री प्लान्ड था। लेकिन साजिश का सच दबाने के लिए पीएम मोदी, जो कि तब गुजरात के सीएम थे, उन्हें इस फेक नैरेटिव की तब खबर तक नहीं। और आज जो पीएम मोदी इस बयान इस पर उन्होंने जो कहा है, एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए कि उनके खिलाफ किस तरीके से एक साजिश के तहत एक फर्जी नैरेटिव तैयार किया गया, जिसके जरिए इस पूरी घटना का इल्जाम, बाद में जो गुजरात के दंगे हुए उसका इल्जाम उनके सिर पर मढ़ा जा सके। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। तो सिर्फ यही मामला नहीं है कि इस घटना को कैसे एक हादसा साबित कर दिया जाए, एक हत्याकांड को कैसे दुर्घटना साबित कर दिया जाए। मामला सिर्फ यहीं तक होता तो शायद एक बात होती, उस समय की सरकारों ने जो आरोपी हैं उनको बचाने के लिए भी क्या नहीं किया। गुजरात पुलिस ने गोधरा में ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक जो कानून था, पोटा, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया। 9 मार्च 2002 को पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी के तहत भी केस दर्ज किया था। लेकिन बाद में केंद्र सरकार के दबाव में आकर सारे आरोपियों से पोटा हटा लिया गया। आप सोचिए, केंद्र सरकार इसके लिए एडमेंट थी कि इनके खिलाफ किसी भी तरीके से पोटा नहीं लगाया जाए, क्योंकि वो एक सख्त कानून माना जाता था। और गोधरा की सच्चाई दबाने के लिए कैसी कैसी काल्पनिक कहानियां बनाई गई, कैसा कैसा फेक नैरेटिव फैलाया गया, उसकी एक पूरी लिस्ट जो कि अभी भी सोशल मीडिया पे तैरते रहते हैं। और बहुत सारे लोग मानते हैं
कि वही सच है। उसी में से एक नैरेटिव ये भी है कि उज्जैन में साबरमती ट्रेन के रुकने के बाद कुछ कार सेवकों और स्थानीय मुस्लिम वेंडर्स के बीच लड़ाई हुई थी और जब ट्रेन आगे बढ़ी तो कार सेवकों ने उत्पात और बढ़ा दिया और गोधरा में आते आते बवाल हो गया। साथ के साथ एक और झूठा आरोप यह भी लगाया गया कि ट्रेन में सवार एक हिंदू शख्स ने मुस्लिम महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से सारा बवाल हुआ। और ये सारी बातें अभी भी कहीं सुनी जाती है सोशल मीडिया पर। नानावटी कमीशन ने ऐसी सभी कहानियों को कपोल कल्पना माना और अपनी रिपोर्ट में उसे खारिज कर दिया। और क्या क्या कहा गया उसको लेकर, क्या आरोप लगे और क्या उसके बारे में नानावटी आयोग की जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया, जरा आपको मैं बताता हूं। जमीयत उलेमाए हिंद ने दावा किया इसको लेकर कि कार सेवकों और मुस्लिम वेंडर्स के बीच उज्जैन में झड़प हुई थी, उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। ये जमीयत उलेमाए हिंद ने, जो कि बहुत बड़ा मुस्लिम संगठन है, वो फैलाता है। लेकिन नानावटी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? नानावटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि ट्रेन में सीटों से ज्यादा कार सेवक सवार थे। वो यात्रा के दौरान राम के नारे लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे गोधरा में बवाल हो। उज्जैन में झड़प का कोई सबूत नहीं है और अयोध्या से गोधरा तक यात्रा बगैर किसी मुश्किल के हुई थी और बगैर किसी हल्ला हंगामे के हुई। ये नानावटी आयोग की रिपोर्ट ये स्पष्ट तौर पे कहती है। इसी ढंग से जरा देखिए और दूसरा फेक नैरेटिव क्या चल रहा है, जो कि अभी भी चलता है, और उसके बारे में क्या कहते हैं जरा दिखाइए। ये तो जमीयत का दावा था। जमीयत उस समय भी इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहा था और ये आज भी आपको सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें दिखेगी कि असल में जो गोधरा कांड हुआ था, जो आगजनी हुई या आग लगने की घटना हुई, उसके पीछे की कहानी कुछ और थी। दूसरी कहानी ये आपको देखिए, इस तरह की चीजें मिल जाएंगी आपको, जिसमें कि ये कहा गया कि मुस्लिम महिला से छेड़छाड़ की थी कार सेवकों ने और जिसकी वजह से सारा बवाल हुआ और उसके बाद ये आगजनी की घटना हुई। लेकिन नानावटी कमीशन की रिपोर्ट इस पर भी क्या कहता है, जरा एक बार उसको भी देखिए। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि सबूतों की जांच में ये दावा गलत निकला है और महिला का आरोप बिल्कुल गलत है। महिला स्टेशन पर भीड़ भाड़ के बीच मौजूद थी, शोर मचाने पर पुलिस एक्शन ले लेती, लेकिन ऐसा नहीं दिखता, ऐसा नहीं हुआ। तो ये वाली जो बात कही जा रही है कि मुस्लिम महिला से छेड़छाड़ की कार सेवकों ने, उसके बाद ये हंगामा हुआ, ये भी गलत साबित हुआ। तीसरा दावा क्या है कि आग लगी नहीं बल्कि खुद ब खुद लगी। हो सकता है कि सिलेंडर की, खाना बनाने की वजह से, सिलेंडर की वजह से लगी या जो भी वजह रही होगी, लेकिन आग बाहर से लगाई नहीं गई। ये जो बात फैलाई जाती है, एक नैरेटिव जो चलता है, इस पर नानावटी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? कोच को जलाने के लिए करीब 60 लीटर ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया होगा, उनका ऐसा आकलन है। कोच में फ्लोर कई जगह पूरी तरह से जले थे। S6 बोगी का साइज काफी बड़ा था। ऐसे में एक छोटी सी आग के एक जगह से दूसरी जगह पर भड़कने की थ्योरी गलत है, क्योंकि यह बात मैंने जैसा कि आपको कहा कि एक सामान्य आदमी की समझ से भी परे थी कि अगर किसी वजह से आग लग भी गई कोच में, किसी के बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से या किसी भी वजह से, तो रुकी हुई ट्रेन में आग इतनी तेजी से नहीं फैल सकती कि उसमें सवार 59 के 59 लोगों में से किसी को भी भागने का मौका ना मिले। सोचिए जरा, अगर पूरे डब्बे में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं बिखरा हुआ हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आग इतनी तेजी से फैल जाए कि उसमें से कोई न बच पाए। तो नानावटी कमीशन ने 45,000 शपथ पत्र और हजारों गवाहों के बयान के बावजूद करीब 1500 पेज की रिपोर्ट तैयार की और कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर साल 2011 में स्पेशल कोर्ट ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया था, जिसमें 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। और सजा पाने वालों के नाम जरा एक बार वो भी जान लीजिए। हाजी बिलाल, रजाक कुरकुर, सलीम जर्दा, हसन चरखा, महबूब लतीका, जबीर बहरा, इरफान भोभो और शौकत पटालिया। ये सारे नाम थे। आपके सामने
जो आरोपी और जो असली गुनाहगार थे उनका नाम आ चुका है। आप खुद समझिए कि आयोग की रिपोर्ट और अदालत का फैसला सब आ चुका है। बावजूद इसके आज भी वही इकोसिस्टम इस बात के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से जो सारे फेक नैरेटिव हैं गोधरा कांड को लेकर उसको अभी भी जारी रखा जाए।